आइए हम जैसा कि वृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो नेक्स्ट स्लाइड में फिज़िकल ग्रोथ को ही मैं कंटिन्यू करते हुए आपको ये बता रहा था कि स्कूल एज चाइल्ड में 3.8 किलोग्राम पर ईयर वेट का गेन कर लिया जाता है। और इसी क्रम में जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वे लड़के और लड़की के तुलनात्मक रूप से भी कई प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये बताया जा रहा है कि 9 से 10 साल की एज की यदि हम बात करें बाल्यावस्था से पूर्व, तो लड़के और लड़की की तुलना में यह पाया जाता है कि बॉयज़ में, लड़कों में यह गेन जो है वह ज़्यादा पाया जाता है। वे ज़्यादा भार को ग्रहण करते हैं। उसके वनस्पत लड़कियां जो है वो कम वेट वाली पाई जाती हैं। लेकिन उसके बाद की एज अर्थात 10 साल की उम्र के बाद यह जो क्रम है वह उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है, जिसमें लड़कियां जो है वो अधिक भार को ग्रहण करती हैं, जबकि लड़के जो हैं वो उनकी अपेक्षा कम भार वाले पाए जाते हैं। और इसमें 6 किलोग्राम पर ईयर प्रति वर्ष जो है यह भार जो है वो ग्रहण किया जाता है इस एज के दौरान। और बॉयज़ में यदि हम बात करें तो ये गेन जो है वो स्लाइटली बढ़ जाता है, वह होता है 12 साल की उम्र में। अर्थात 12 साल की उम्र में ये बालक जो होते हैं वे ज़्यादा भार को ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें वेट के फॉर्मूले के बारे में, जो भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से 7 से 12 साल की उम्र में, जो कि लगभग हमारे बाल्यावस्था से संबंधित है, उसमें भार का आकलन किस प्रकार से किया जाता है। तो यह जो फॉर्मूला है वो आपके सामने दिखाया जा रहा है कि एज इन ईयर्स को सबसे पहले आप लिखें, उसमें मल्टीप्लाई करें 7 का, और उससे जो प्रतिफल आता है उसमें से 5 को घटाएं और उस संख्या में 2 का भाग दें। एज इन ईयर्स इंटू 7 माइनस 5/2। तो यदि एक उदाहरण के तौर पर हम देखें कि 12 साल की उम्र में लगभग जो भार है वो 14 पाउंड पर ईयर के हिसाब से यह वेट जो है वो ग्रहण किया जाता है। अर्थात किलोग्राम में 6 किलोग्राम 3-5 ग्राम के लगभग यह भार प्रति वर्ष बाल्यावस्था के दौरान ग्रहण किया जाता है। तो यह मुख्य रूप से भार के बारे में मैंने आपको बताया कि शारीरिक वृद्धि के दौरान एक लड़के और लड़की में भार के अनुपात में क्या अंतर पाया जाता है, और साथ ही वेट को निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी आपके सामने मैंने बताया। अब इसके बाद में टोटल वेट, यदि हम पूरी बाल्यावस्था की बात करें, पूर्ण बाल्यावस्था में कितना वेट ग्रहण कर लिया जाता है, तो लगभग प्रत्येक छात्र हो या छात्रा वह इस एज के कंप्लीट होते होते पाउंड में 80 से 85 पाउंड और किलोग्राम में 36 से 38 किलोग्राम का भार जो है वह प्राप्त कर लेता है। 36 से लेकर 38 किलोग्राम तक ये वेरिएशन एज के और वातावरण के अकॉर्डिंग कहीं कहीं डिफरेंट पाए जा सकते हैं। तो यह कुल बाल्यावस्था का जो एक अंतिम रूप से भार ग्रहण कर लिया जाता है, इसके बारे में कि 36 से 38 किलोग्राम भार जो है वो बाल्यावस्था में अंतिम रूप से ग्रहण कर लिया जाता है। इसी प्रकार यदि हम स्कूल एज में ही हाइट की बात करें, और यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर भी हम ये देखेंगे कि इन्फेंट्स में जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, शैशवावस्था में जो बच्चे पाए जाते हैं, तो लगभग उस समय जन्म के समय उनका जो हाइट है वो 19 से 20 इंच के मध्य पाई जाती है, जो कि बाल्यावस्था में जन्म के समय से लगभग दुगुनी हो जाती है। अर्थात बाल्यावस्था को पूर्ण करते करते एक बालक जो है वो
40 इंची का हाइट जो है वो गेन कर लेता है। इसी प्रकार 12 साल की एज में यदि हम लड़के और लड़की की तुलना करें तो यूँ तो 55 इंचेस के तकरीबन 12 साल के पूर्ण होते होते हाइट जो है वो एक बालक या बालिका की हो जाती है, लेकिन अधिकतर ये पाया गया है कि लड़कियों में हाइट जो है वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा गेन होती है। और आप सभी जानते भी हैं कि लड़कियों में जो बोन्स की और नर्व्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बॉयज़ के कंपैरिजन में बहुत अधिक पाई जाती है। तो यह कहीं न कहीं एक कारण होता है कि जिसके माध्यम से लड़कियां जो हैं वो लड़कों की अपेक्षा अधिक हाइट वाली पाई जाती हैं। इसी प्रकार से 3 से 6 साल की उम्र में प्रति वर्ष यदि हम हाइट की बात करें तो 3 से 6 साल की एज में यानी कि पूर्व बाल्यावस्था से पहले 3 इंच प्रति वर्ष जो है वो हाइट एक बालक या बालिका के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इसी प्रकार 6 साल की उम्र में मैक्सिमम यानी 6 साल पूरे करते करते यह जो हाइट है वो तकरीबन 48.5 इंचेस के तकरीबन हो जाती है और यह अधिकतम वैल्यू है। और कहीं न कहीं जैसा कि मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि हमारे वातावरण, स्पोर्ट्स में हम कितना पार्टिसिपेशन करते हैं, किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहते हैं, खान पान आदि, इन सब का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसा कि आप देखें कि पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्तियों की यदि हम बात करें तो वे समतल क्षेत्र में पाए जाने वाले बालकों की अपेक्षा पौने पाए जाते हैं। और यदि हरियाणा के लोगों की बात करें तो वे समतल और पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों से भी ज़्यादा हाइट के होते हैं। तो ये वेरिएशन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर भी निर्भर करता है कि आपकी हेरिडिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरिएशंस पाए जा सकते हैं। इसी प्रकार एक बच्चा जो है वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर यानी कि हर साल यदि हम हाइट को गेन करने की बात करें तो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो है वो एक बालक या बालिका हाइट को ग्रहण करते हुए निरंतर वृद्धि की ओर बढ़ता रहता है। बॉडी प्रोपोर्शनेट की यदि हम बात करें, जैसा कि हमने धड़, सिर और पैर के बारे में बात की, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग बॉयज़ हों या गर्ल्स हों दोनों ही लॉन्ग लेग्ड पाए जाते हैं, अर्थात धड़ की अपेक्षा उनके पैरों की जो लंबाई है वह अधिक पाई जाती है और पैरों का विकास जो है वो इस अवस्था में अधिक देखने में मिलता है। और स्टडीज़ जो अलग अलग रिसर्च स्टडीज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में होती है या हम कहें कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अनुसार ये पता चलता है कि जो लंबे लड़के होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट पाए जाते हैं छोटे लड़कों की अपेक्षा। यह एक जनरलाइज तरह का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक तरह से अधिकतर केसेस में यह पाया जाता है कि अधिक हाइट वाले जो बच्चे होते हैं वे कम हाइट वाले बच्चों की अपेक्षा अधिकतर केसेस में मोर इंटेलिजेंट पाए जाते हैं। तो आपको कम हाइट वाला होकर यह नहीं सोचना है कि हम कहीं कम इंटेलिजेंट हैं, ये एक जनरल स्टडी आपको बताती है। इसके बाद में हम यदि टीथिंग की बात करें तो विशेष रूप से दांतों का आना और कौन सी एज में कितने दांत आते हैं इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रीट और फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड आदि परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, जिसमें परमानेंट टीथ जो हैं ये लगभग स्कूल एज पीरियड के दौरान, यानी कि जो स्थायी दांत होते हैं ये स्कूल एज पीरियड के दौरान लगभग निकलना शुरू हो जाते हैं। 6 साल की एज के आते आते जो भी दांत दोबारा से आते हैं वे सारे के सारे स्थायी होते हैं और उसी ऑर्डर में वे दांत आते हैं जिस ऑर्डर में वे दांत गिरते हैं, क्योंकि मिल्की टीथ जो हैं वे जिस क्रम में गिरते हैं उसी क्रम में जो पहले दांत गिरेगा उसी के एवज़ में दूसरा दांत पहले आएगा और जो बाद में दांत गिरता है वह दांत जो है वह बाद में आता है। एक इस प्रकार का जो क्रम है ये इसमें पाया जाता है। और अधिकतर इस एज में बच्चा जो है वो स्थायी दांतों में ये तीनों ही प्रकार के दांत जो यहाँ पर आप लिखे हुए देख रहे हैं, मोलर्स,
मीडियल और लेटरल इंसीजर्स, जो कि कृंतक कहलाते हैं, काटने के काम आते हैं। तो इन सभी दांतों को यह एक्वायर कर लेता है और लड़कियों में टीथिंग जो है वो लड़कों की अपेक्षा जल्दी शुरू हो जाती है। और हर महीने में आप देखेंगे कि वृद्धि और विकास के जितने भी आयाम आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि अधिकतर मामलों में लड़कियां जो हैं वो लड़कों की अपेक्षा अधिक सक्रिय पाई जाती हैं। उनमें हाइट ज़्यादा होती है, उनमें टीथिंग जो है वो पहले स्टार्ट होती है, उनका जो बोलना है वो लड़कों से पहले स्टार्ट होता है, और वो ज़्यादा चंचल, हम आसपास के परिवेश में भी देख सकते हैं कि वे अधिक चंचल और सक्रिय पाई जाती हैं। इसी प्रकार से यदि हम एज के अकॉर्डिंग एक जनरल पैरामीटर देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 6 साल की एज तक, अर्थात बाल्यावस्था के प्रारंभ में 1 से 2 स्थायी दांत लगभग सभी बालकों में पाए जाते हैं। 8 साल की एज में जो है इनकी संख्या 10 से 11 हो जाती है, और 10 साल के आते आते इनकी संख्या 14 से 16 तक पहुंच जाती है, और 12 और 13 साल की एज में आते आते टीथिंग का जो पूरा प्रक्रम है वह लगभग पूर्ण हो जाता है, और 13 साल की उम्र में अर्थात बाल्यावस्था की समाप्ति और किशोरावस्था का प्रारंभ, एक जो ट्रांजिशन होता है, उसमें आते आते एक बालक में या बालिका में लगभग 27 से 28 दांत जो हैं वे टीथिंग के दौरान वह प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से अलग अलग एज में स्थायी दांतों की संख्या जो है वो किस प्रकार से निरंतर वृद्धि करती है, बढ़ती रहती है संख्या में, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें फिजियोलॉजिकल ग्रोथ की, तो इसी एज में यदि पल्सेस की रेट को देखा जाए तो यह लगभग अधिकतम की बात करें तो 90, और कम या न्यूनतम की बात करें तो लगभग ये 15 बीट्स प्रति मिनट की फिजियोलॉजिकल ग्रोथ स्कूल एज चाइल्ड में देखने को आपको मिलती है। और जो ये कोष्ठक में आपको दिखाया गया है कि यह 75 से 105 एक प्रकार का औसत पल्स है, जो वेरिएशन अलग अलग बालकों में या बालिकाओं में पाया जा सकता है। रेस्पिरेशन या श्वसन की यहाँ पर बात की गई है तो यह 21 से लेकर न्यूनतम 3 साइकिल प्रति मिनट तक पाया जा सकता है। वह भी आपके अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वेरिएशन में पाया जा सकता है, और औसतन श्वसन की जो दर है वह 18 से 24 के मध्य पाई जाती है, जो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों को मिलाकर प्रति मिनट की दर जो है वह श्वसन की इसमें पाई जाती है। इसी प्रकार ब्लड प्रेशर की भी हम बात करें तो यह वेरिएशन जो है वो अधिकतम 100 से लेकर 60 के बीच में, और दूसरे पक्ष में यदि हम देखें तो यह 16 से लेकर 10 तक पाया जा सकता है। जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की मैंने बात आपको बताई कि इसमें फिजियोलॉजिकल ग्रोथ में इस प्रकार का ब्लड प्रेशर स्कूल एज चाइल्ड में देखने को मिलता है। इसी क्रम में यदि हम हेड और फेस जो दोनों का अनुपात है उसके बारे में बात करें तो इन्फेंसी या शैशवावस्था में यह टोटल बॉडी वेट का, अर्थात पूरे शरीर का जितना भी भार है तो उतना भार जो है उसका 22% भार आपके सिर और चेहरे को मिलाकर होता है। अर्थात आपका जो ऊपरी हिस्सा है वो टोटल बॉडी वेट का 22% तक पाया जा सकता है। इसी प्रकार 5 साल की एज में आते आते जब एक शिशु जो है वह वृद्धि करता है, विकसित होता है, तो यह टोटल एरिया ऑफ बॉडी का 13% तक पाया जा सकता है। और इसी क्रम में यदि हम अनुपातिक तौर पर बात करें तो प्रपोर्शन जो शुरुआत में 1:8 होता है, अर्थात 1 जो है वह सिर का और 8 जो है वह बाकी शरीर का या धड़ का। और 5 साल की एज में आते आते यही अनुपात आप देख रहे हैं कि कम हो जाता है, अर्थात धीरे धीरे जो है वो सिर और फेस का आकार जो है वो कम होता जाता है, और उसी के एवज में हमारे बाकी शरीर का आकार जो है वह बढ़ता जाता है। तो यह प्रपोर्शनेट 1:5 जो है
वह पाया जाता है। इसी प्रकार 12 साल की एज में आते आते लगभग ये दोनों समान हो जाते हैं, अर्थात यदि आप सिर और धड़ दोनों के अनुपात की बात करें तो ये दोनों लगभग समानता के स्तर पे प्राप्त हो जाते हैं, जैसा कि 10 साल की एज में देखने को मिलता है। फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं, जैसे कि हमारे चेहरे के पूर्ण आकार की यदि हम बात करें तो बहुत छोटे बच्चों को यदि आप देखें तो उनका ज़्यादातर जो फेस है वो राउंड शेप्ड होता है, क्योंकि उस समय उनमें फ़ैट की मात्रा चेहरे में ज़्यादा पाई जाती है। तो धीरे धीरे फैट जैसे जैसे कम होता जाता है तो यह जो राउंड शेप है वह ओवल शेप में बदलना स्टार्ट हो जाता है। लगभग अंडाकार जो है फेशियल एक्सप्रेशन हमारे स्कूल एज के दौरान देखने को मिलता है। इन्फेंसी में या शैशवावस्था के दौरान आप देखें कि हमारे नॉस्ट्रिल्स और नोज़ का जो साइज़ है वह बहुत छोटा होता है, और छोटे बच्चों में हम आसानी से ढूंढ भी नहीं पाते हैं कि इनका नाक जो है वो अलग है और इनका चेहरा जो है वो गाल जो है चिक्स अलग हैं, ऐसा हम पता भी नहीं कर पाते, इतने छोटे पाए जाते हैं। और इसका कारण जो मुख्य है कि कार्टिलेज जो है वो नोज़ का बहुत जल्दी बढ़ता है, और उसके कारण से धीरे धीरे नाक जो है वो पूरे चेहरे में उभरना स्टार्ट हो जाता है, और ये क्लियर कट पता चल जाता है कि नाक की जो आकृति है वह धीरे धीरे स्पष्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि 8 साल की एज में भुजाएं जो हैं, अब हम बात कर रहे हैं भुजाओं की और लेग्स की, आर्म्स और लेग्स। तो 8 साल की एज में भुजाएं जो हैं वह 2 साल की अपेक्षा 50% जल्दी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो 2 साल की एज के बाद में भुजाओं के बढ़ने का जो क्रम है वह और ज़्यादा फास्टर हो जाता है, और धीरे धीरे फैट के रिड्यूस होने की वजह से वे साइज़ में थिन होती जाती हैं, और थिन होने की वजह से वो ज़्यादा लंबी दिखाई देने लगती हैं। इसी प्रकार यदि हम 8 से लेकर 16 साल के उम्र तक की बात करें, जब हम मध्य बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था के मध्य तक जाएं, तो इसमें आर्म्स की जो ग्रोइंग है वो न्यून पाई जाती है। 8 साल तक तो आर्म्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ बढ़ती हैं, और 8 साल के बाद में आर्म्स की जो ग्रोइंग है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसी प्रकार से लेग्स जो हैं, पैर जो हैं, ये 2 साल की उम्र तक 40% तक वृद्धि कर जाते हैं, और 8 साल की उम्र में यह 2 साल की उम्र की अपेक्षा 50% तक ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। 8 साल की एज पे आते आते यह 50% ज़्यादा गेन कर जाते हैं, जितना कि एक बालक 2 साल तक गेन कर लेता है। अर्थात 2 साल के बाद इनमें लेग्स में जो वृद्धि है वह अधिक पाई जाती है। इस आंकड़े से आप ये समझने की कोशिश करें। इसी प्रकार यदि मसल्स की बात करें तो इन्फेंसी में एक अनुमानतः जो बात बताई जा रही है कि मसल्स का जो भार है टोटल बॉडी वेट का लगभग 23 से 24% के आसपास पाया जाता है, और यही 8 साल की एज में 27 से 28% के बीच में, और 15 साल की एज आते आते 32 से 33 के बीच में टोटल बॉडी वेट का प्रोपोर्शनेट मसल्स का पाया जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ग्रेजुअली इन्फेंसी से लेकर 15 साल के पूर्ण होने तक, अर्थात मध्य किशोरावस्था तक, यह मसल जो है वो निरंतर ग्रोथ करते रहते हैं, और अंतिम रूप से लगभग टोटल बॉडी वेट के 32.6 या लगभग 32 से 33% तक इनका जो है वो भार मसल्स का पाया जाता है। इसी क्रम में यदि हम ट्रंक की बात करें, धड़ की बात करें, तो ये अप्रॉक्सीमेटली शैशवावस्था में जितना धड़ पाया जाता है उससे 6 साल की उम्र तक, अर्थात बाल्यावस्था के शुरू होते होते आपका जो धड़ है यह डबल हो जाता है। जितना भी साइज़ हमारा शैशवावस्था में धड़ का पाया जाता है उससे जस्ट डबल जो है वह 6 साल की उम्र तक आते आते हो जाता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में आपको बताया गया है, कैल्सिफिकेशन, या जिसे हम ऑसिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, अर्थात अस्थिकरण, जो कि
वैसे तो यदि हम देखें तो गर्भावस्था में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे यह ग्रो करता रहता है और इसकी वजह से हमारी अस्थियों का निर्माण होता है। कैल्शियम की मात्रा अस्थियों में बढ़ती जाती है और वे निरंतर कठोरता प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार से कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया अधिकतर चलती है और शैशवावस्था में यह निरंतर चलती रहती है। और लड़कियों में ये कैल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है यह लड़कों की अपेक्षा 2 साल पूर्व ही पूर्ण हो जाता है और वे पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं कैल्सिफिकेशन के दौरान। और यदि हम हार्डनेस की बात करें कि कैल्सिफिकेशन के कारण से जो हमारी हड्डियां या बोन्स हार्ड होती हैं, वो भी हार्डनेस गर्ल्स में बॉयज़ की अपेक्षा छोटेपन में तो अधिक पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे लड़कियां ग्रो करती हैं उनमें धीरे धीरे हार्डनेस कम होने लगती है और वे फ्लेक्सिबिलिटी और मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको प्राप्त करते हुए आगे बढ़ती हैं। बोन डेवलपमेंट जो है उसका रेट धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे जैसे हमारी एज जो है वो आगे बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से यदि हम स्कूल ईयर की बात करें कि विद्यालय जाते समय बालकों का जो वृद्धि और विकास है, तो यह शारीरिक विकास के साथ साथ में हमें यहाँ पर गतिक विकास के बारे में भी देखना है कि किस प्रकार से मोटर डेवलपमेंट हमारे अंगों में विकसित होते होते लगातार साथ में चलता रहता है। इसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें राइटिंग स्किल्स जो हैं, लिखने का जो क्रम है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। और आप देखें कि शैशवावस्था के दौरान या प्री स्कूल एज में जो बच्चा अच्छे से पेंसिल भी नहीं पकड़ पाता है वह धीरे धीरे पेंसिल पकड़ना सीखता है, अक्षरों का आकार बनाना सीखता है और लेखन में जो अस्त व्यस्त लेखन उसका होता है उसमें धीरे धीरे सुधार आना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमारे अंगुलियों का मुड़ना, संधियों का, हाथों का मूवमेंट जो है वह इस शारीरिक विकास के साथ में ही जुड़ा है। इसी प्रकार से हमारा जो मोटर डेवलपमेंट है वह और ज़्यादा रिफाइंड होता जाता है और हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के साथ साथ में हमारा आंगिक जो विकास है वह और अधिक अच्छे रूप से, क्वालिटेटिव रूप से होने लगता है। जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करवाने से एक अध्यापक के तौर पर आपको ये सोचना है कि हमें प्री स्कूलर या स्कूल एज में हमें कौन कौन से ऐसे कार्य करवाने चाहिए जिससे बच्चों में मोटर डेवलपमेंट अधिकतम हो सके। जिसमें आप देखें मॉडल के जो लोगोज़ हैं इन सब को बिल्ड करवाना, ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ में व्यवस्थित करना, पजल्स जो वो खेलते हैं उनको सेटिंग करना, इसी के साथ में झूला झूलने की गतिविधियाँ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को किस प्रकार से बजाया जाना चाहिए, चाहे वह वायलिन है, तबला है, बांसुरी है। इसी प्रकार से पेंटिंग है जिसमें वह हाथों के मूवमेंट और डिफरेंट टाइप से ब्रशेस